नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। कहीं सुल्तान कहीं किंग, सब बिछ गए बॉस। पीएम मोदी मुस्लिम देशों में शहबाज मुनीर को ठोकने की डील कराए हैं क्या? कान में कुंडल या कुछ और, इसके अलावा बड़ी बड़ी डील पीएम मोदी के मुस्लिम देश के दौरे में क्या क्या गजब हो रहा है आज आपको दिखाऊंगा। ट्रंप की चापलूसी करता मुनीर फंस गया, पीएम मोदी फोड़ने को तैयार, उधर पाकिस्तान के सैनिक ही गायब हो गए क्या? नीतीश कुमार ने बुर्का खींचा, पाकिस्तान में बवाल मच गया, किसने जान की धमकी दे दी? नीतीश का बुर्का कांड, जावेद अख्तर ने क्या कहा जो कट्टरपंथी हजम नहीं कर पाएंगे? दनादन टकराती गाड़ियां, कहीं बर्फ में फिसलती कार, बर्फ कोहरा और सड़क पर कोहराम का चैप्टर भी आज खोलूंगा, जरूर देखिएगा। 14,000 मरे, हजारों घायल, ठंड आते ही सड़क पर घूमती मौत से कैसे बचना है, पूरी रिपोर्ट आज आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा नकली चना, नकली अंडा, नकली दाल, चावल, भाई आप जो जो नकली खा रहे हैं उसकी लिस्ट क्या क्या है वो आज आपको बताऊंगा। आपके किचन में नकली सामान की भरमार, ऊपर से दवाई भी नकली। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको शौक लगेगा। और आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी। आपने भगवान नटराज की मूर्ति जरूर देखी होगी, लेकिन नटराज की मूर्ति में पैरों के नीचे भगवान के कौन दबा होता है, यह सोचा है कभी? आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड केस के आरोपी लूथरा ब्रदर्स जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। दोनों भाई पुलिस के सवालों से बचने के लिए बार बार दर्द की शिकायत कर रहे हैं। पुलिस ने 36 घंटे में दोनों का 4 बार मेडिकल करा दिया है, लेकिन जांच में सब कुछ ठीक निकलता है, पर कहते हैं कि दर्द हो रहा है। ओडिशा के संबलपुर में होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए हवाई पट्टी को ही परीक्षा केंद्र बना दिया गया। यहां 8,000 से ज्यादा उम्मीदवार परीक्षा देने पहुंचे थे। होमगार्ड के लिए न्यूनतम योग्यता 5वीं पास रखी गई थी, लेकिन बड़ी संख्या में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियर, एमबीए की डिग्री लिए हुए छात्र भी एग्जाम देने पहुंच गए। नागालैंड के दीमापुर में रेलवे ट्रैक पर एक शख्स थार गाड़ी लेकर पहुंच गया। ड्राइवर की लापरवाही के चलते गाड़ी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ट्रैक तक पहुंच गई। भाई, ट्रेन की जगह प्लेटफॉर्म पर थार कार जो है वो देखकर वहां लोग जो है वो वीडियो बनाने लगे कि क्या है। पुलिस ने इस मामले में 65 साल के आरोपी ड्राइवर को अरेस्ट भी कर लिया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकवादियों के साथ हुए एनकाउंटर में कांस्टेबल अमजद अली खान शहीद हो गए। अंतिम विदाई से पहले शहीद का पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो पूरा गांव उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़ा। इस दौरान अमजद अली खान की 1.5 साल की बेटी उनकी गोद में जाने की जिद करती हुई नजर आई। डेनमार्क में स्कूल्स और यूनिवर्सिटी में बुर्का, नकाब और चेहरा ढकने वाले कपड़े पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी हो रही है। डेनमार्क में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर पहले ही रोक है और अब इसे स्कूल्स और यूनिवर्सिटी में भी लागू करने की तैयारी है। डेनमार्क ने अगस्त 2018 में सार्वजनिक जगहों पर बुर्का और नकाब पर बैन लगाया था। तो यह हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। कहीं सुल्तान कहीं किंग, सब बिछ गए हैं। पीएम मोदी मुस्लिम देशों में शहबाज मुनीर को ठोकने की डील कराए क्या? कान में कुंडल जैसी चीज, बड़ी बड़ी डील। पीएम मोदी के मुस्लिम देश के दौरे में क्या क्या गजब हो रहा है? ट्रंप की चापलूसी करता मुनीर फंस गया है, पीएम मोदी फोड़ने को तैयार, उधर पाकिस्तान के सैनिक ही गायब हो गए क्या? सबसे पहले इसका चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम देशों में जाकर ऐसी धूम मचा रखी है कि दुनिया देख रही। मुस्लिम देशों के सुल्तान हो, वहां के किंग हो, वहां के नेता हो, वहां सारे के सारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ऐसा लग रहा है बिछे हुए। भारत को गजब सम्मान मिल रहा है और ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का ऐसा सम्मान कर रहे हैं जो सम्मान इन मुस्लिम देशों ने आज तक बहुत कम नेताओं का किया है। कोई अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे रहा है, कोई अपनी संसद में बुला रहा है, कोई खुद गाड़ी ड्राइव करके पर्सनल कार में लेकर जा रहा है घुमाने के लिए। सोचिए, भारत में मुसलमानों को लेकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया जाता है कि बाप रे बाप, कितना मुसलमान से नफरत करते हैं। वहां देखिए मुस्लिम देश बिछे जा रहे हैं, वहां खुद मुस्लिम देश नरेंद्र मोदी का गजब सम्मान कर रहे हैं। लेकिन आप यह भी सोचिए कि जो पाकिस्तान मुसलमानों का ठेकेदार बनता है, वो पाकिस्तान कभी सपने में भी इस तरह के सम्मान के बारे में सोच सकता है क्या? जिस तरह का सम्मान पीएम मोदी का मुस्लिम देशों में हो रहा है।
क्योंकि मुस्लिम देशों में पाकिस्तान को तो की इज्जत तो दो कौड़ी की है। मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पे लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि चल भाई है, लेकिन जो पाकिस्तान की हैसियत है उसको कोई इज्जत देगा नहीं। भिखारी समझकर पाकिस्तान को वहां से भगा दिया जाता है। लोग पहले ही कह चुके हैं कि भाई कितना इसको कर्जा देंगे। लेकिन अब तो पाकिस्तान के लिए और बड़ी आफत आने वाली है। आज आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान को ठोकने के लिए क्या पीएम मोदी मुस्लिम देशों का यह दौरा कर रहे हैं, कोई बड़ी बड़ी डील करा रहे हैं। मुस्लिम देशों में पीएम मोदी के दौरे पर और क्या क्या गजब हो रहा है। आपको यह भी बताऊंगा कि मुस्लिम देशों में भिखमंगे का टैग लगवा चुका पाकिस्तान जब ट्रंप की तलवे चाटने में बिजी है, तो कैसे मुनीर इसमें भी फंस गया है, कैसे पाकिस्तान के सैनिक गायब हो गए। लेकिन मुस्लिम देशों के दौरे पर गए हुए पीएम मोदी की टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ही क्यों गए, वहां क्या हो रहा है, और क्यों यह मुनीर का, शहबाज शरीफ का तनाव बढ़ाने वाला दौरा है। सबसे पहले इसकी एक झलक देखिए, फिर एक एक चीज विस्तार से बताते हैं। भारत ने सिर्फ पॉलिसी नहीं बदली है, भारत ने अपना इकोनॉमिक डीएनए बदला है। अब हम मैन्युफैक्चरिंग को आईटी की ताकत के साथ जोड़ रहे हैं और इसके पीछे की सोच वसुधैव कुटुंबकम से ही प्रेरित है। मुस्लिम देशों में पीएम मोदी के दौरे की सबसे धाकड़ तस्वीर ओमान से आई है। जिस मुस्लिम देश ओमान में धुरंधर फिल्म को बैन करवा के मुनीर, शहबाज और पाकिस्तान खुद को धुरंधर समझ रहे थे, मोदी ने ओमान जाते ही इनका छछूंदर बना के छोड़ दिया। ओमान ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे दिया। भाई सोचिए मुनीर और शहबाज की क्या हालत हो रही होगी। ये वो सम्मान है जो ओमान ने बहुत कम विदेशी नेताओं को दिया है। नेल्सन मंडेला और क्वीन एलिजाबेथ जैसी हस्तियों को ओमान ने यह सम्मान दिया था। अब जाकर नरेंद्र मोदी को भी यह सम्मान मिल गया है। ओमान ने पीएम मोदी को ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया। खुद ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। आप देखिए कि पीएम मोदी को बैक टू बैक 2 दिन में 2 सर्वोच्च सम्मान मिले। आपको क्या लगा खाली पाठशाला को सम्मान मिल रहा है? देश का भी सम्मान बढ़ रहा है। पीएम मोदी को देखिए क्या सम्मान मिला है। इससे पहले इथियोपिया ने भी पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया था। कुल मिलाकर अब तक करीब 29 देश पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान दे चुके हैं और यह अपने आप में एक रिकॉर्ड जैसा है। और ऐसा जलवा दुनिया में किसी और नेता का इस वक्त तो नहीं दिखता। इसलिए यह एक एक तस्वीर पाकिस्तान के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, अभी आगे बताऊंगा। जिस ओमान ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, वो ओमान कोई एक ऐसा वैसा देश नहीं है बॉस, कोई ऐरा गहरा देश नहीं है। ओमान सबसे अमीर मुस्लिम देशों में ओमान का नाम आता है। ओमान वो देश है जिसकी करेंसी के सामने डॉलर भी पानी भरता है। अगर आप देखिएगा कि ओमान की करेंसी की क्या हालत है, ये ओमान की करेंसी, वहां की हालत देखिए आप। रियाल चलता है वहां, एक रियाल इज इक्वल टू 2.6 डॉलर। यानी दुनिया में चलता है कि $1 के हिसाब से आपके करेंसी का क्या रेट हुआ। वहां रियाल जो है वो 2.6 डॉलर का एक रियाल पड़ता है बॉस। इतनी ही उसके करेंसी की वैल्यू है। वहां तेल और गैस का भंडार है रियाल के अंदर, माफ कीजिएगा ओमान के अंदर। हाई इनकम कंट्री है और इनकम टैक्स है ही नहीं। इनकम टैक्स नहीं है क्योंकि इतना पैसा है तो सबसे इनकम टैक्स लेना छोड़ा हुआ है कि चलो ऐसे ही हो जा रहा है काम। आप ये भी देखिए कि पीएम मोदी अपना ओमान का दौरा पूरा करके जब लौटने लगे तो ओमान के डिप्टी पीएम एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने आए। मुस्लिम कंट्री के डिप्टी पीएम ने नमस्ते की मुद्रा में हाथ जोड़ के पीएम मोदी को विदा किया कि चलिए ठीक है, आए, बहुत अच्छा लगा, नमस्ते। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है।
इससे पहले जब पीएम मोदी ओमान दौरे पर आए थे तो भी रेड कारपेट बिछाकर पीएम मोदी का तगड़ा स्वागत हुआ। उससे पहले जॉर्डन गए हुए थे। जॉर्डन में खुद जॉर्डन के क्राउन प्रिंस ने पीएम मोदी के लिए कार ड्राइव की थी। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस खुद कार चलाकर पीएम मोदी को एयरपोर्ट छोड़ने गए थे। इतना ही नहीं, जॉर्डन के क्राउन प्रिंस तो रनवे पर तब तक खड़े रहे जब तक पीएम मोदी प्लेन में न चढ़ गए। पीएम मोदी के ओमान दौरे की एक एक तस्वीर वायरल हो रही है। जब पीएम मोदी ओमान पहुंचे, उन्होंने कान में कुछ ऐसा पहना हुआ था जिसको लोग कुंडल बताने लगे कि अरे मोदी जी ओमान गए तो कुंडल पहन लिए। सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी कि पीएम मोदी ने कुंडल पहने हुए हैं। पीएम मोदी ने यह कुंडल पहना है, क्या पहना है, यह सब चर्चा होने लगी। बाद में जाके क्लियर हुआ कि कुंडल उंडल नहीं पहने थे। उनके कान के पीछे यहां पे ईयर पीस लगा हुआ है। यह एडवांस्ड ईयर पीस ट्रांसलेशन में मदद करता है, क्योंकि पीएम मोदी जो बोल रहे हैं, ओमान के नेता जो बोल रहे हैं, दोनों के बीच जो है वो एक तारतम्यता बनी रहे। तो पीएम मोदी देखिए कान के पीछे वो ट्रांसलेटर लगाए हुए हैं, तो वो रियल टाइम ट्रांसलेट करके बता रहा है कि पीएम मोदी को वो क्या बोल रहे हैं और फिर पीएम मोदी जो उनसे बात कर रहे हैं। तो ये कुंडल नहीं था। मुस्लिम देश ओमान ने पीएम मोदी के स्वागत में कोई कमी नहीं रखी। ओमान में पीएम मोदी के स्वागत में भारतीय कलाकारों ने प्रस्तुति दी, जिसे पीएम मोदी ने भी बहुत ध्यान से देखा। वहां वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी। यहां वंदे मातरम पे हंगामा हो रहा है कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। वहां मुस्लिम देश में वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी। ओमान में रहने वाले भारतीयों ने वंदे मातरम गीत के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी जब ओमान में भारतीय समुदाय से मिले तो वहां मोदी मोदी के नारे भी लगने लगे। देखिए क्या हुआ। ओमान में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। जिस हॉल में पीएम मोदी का कार्यक्रम था, भाई ठसाठस भरा हुआ था, खचाखच भरा हुआ था। पीएम मोदी से मिलने, उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ लग गई। एक फोटो सर मेरे साथ, एक फोटो मेरे साथ, देख रहे हैं, पूरा एकदम खच खच भरा हुआ है। पीएम मोदी के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त क्रेज दिखा। पीएम मोदी जब भाषण देने आए, भाई साहब मोदी मोदी होने लगा, पूरा हॉल गूंजने लगा। बोल ही नहीं पा रहे, इतना मोदी मोदी हो गया। सुनिए क्या हुआ। नमस्ते। मुस्लिम देश ओमान में मोदी मोदी गूंज रहा है। यह सुनकर पाकिस्तान के कान से तो धुआं ही फेंकेगा, क्योंकि पाकिस्तान के नेता जब इन मुस्लिम देशों में जाते हैं तो उनकी दो कौड़ी की इज्जत नहीं होती। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने भारत को ऐसा पावर हाउस बनाकर रखा हुआ है कि मुस्लिम देश भी भारत की आर्थिक तरक्की से जुड़ रहे हैं। और ओमान, मैंने आपको बताया ना कि पूरा संपन्न देश है, फिर भी उसको पता है कि भविष्य भारत का है। भारत से जुड़ना ओमान के लिए भी फायदेमंद है। भारत ओमान बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भी भारत की रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था का जिक्र किया। उन्होंने इशारों में राहुल गांधी को जवाब दे दिया, जो जर्मनी से भारत की अर्थव्यवस्था की खामियां गिना रहे हैं, झूठे गिना रहे हैं। सुनिए, पीएम मोदी ने देश के इकोनॉमिक डीएनए को बदलने की बात कहकर ओमान से कैसे राहुल गांधी को जर्मनी में समझा दिया कि जो बोल रहे हैं उसका कोई मतलब है आपका। राहुल जी सुनिए। लोग अक्सर पूछते हैं कि दुनिया में इतनी अनिश्चितता है, ग्लोबल इकोनॉमी भी मुश्किलों में है, तो ऐसे में भारत 8% से अधिक की ग्रोथ कैसे अचीव कर रहा है। मैं आपको इसका बड़ा रीजन बताता हूं। असल में बीते 11 वर्षों के दौरान भारत ने सिर्फ पॉलिसी नहीं बदली है, भारत ने अपना इकोनॉमिक डीएनए बदला है। अब हम मैन्युफैक्चरिंग को आईटी की ताकत के साथ जोड़ रहे हैं और इसके पीछे की सोच वसुधैव कुटुंबकम से ही प्रेरित है।
ओमान दौरे पर पीएम मोदी ने वो डील भी कर डाली जिसके लिए 2 साल से बातचीत चल रही है। आज पीएम मोदी और ओमान के सुल्तान की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। भारत के व्यापार को बढ़ाने के लिए पिछले 6 महीने में पीएम मोदी ने यह दूसरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। इससे पहले यूके से ऐसी डील हो चुकी है। दोनों देशों के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से दोनों देश बिना टैक्स के एक दूसरे के मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं। इससे व्यापार और निवेश बढ़ता है, दोनों देशों को फायदा होगा। भारत और ओमान के बीच आज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है। यह समझौता गल्फ इलाके में भारत की मौजूदगी को मजबूत करेगा। खास बात यह है कि ओमान ने अपने 98% से ज्यादा सामान पर भारत से आने वाली चीजों पर ड्यूटी जीरो कर दी है, जैसे कपड़े, जूते, ज्वेलरी, मशीनरी, दवाइयां और गाड़ियां। इसके अलावा ओमान ने भारत के लिए अपना सर्विस सेक्टर भी खोल दिया। सर्विस सेक्टर में 127 क्षेत्र ऐसे हैं जहां भारत को पहले से ज्यादा मौका मिलेगा, जैसे कंप्यूटर, बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ। भारत ने ओमान से आने वाले 78% सामान पर टैरिफ भी कम किया है, लेकिन दूध, चाय, रबर, सोना, चांदी जैसी चीजों को बाहर रखा है। ओमान में भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए आसानी होगी। ओमान में जो भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं वो अपने यहां 50% स्टाफ अब इंडिया से रख सकती है। पहले ये लिमिट 20% की थी। भारतीय कंपनियों को ओमान में 100% इन्वेस्टमेंट की इजाजत मिल गई है। इसी तरह 4 ऐसे सेक्टर हैं जिसमें ओमान ने पहली बार किसी देश को ट्रेड करने की इजाजत दी है। पहली बार। ओमान ने इससे पहले साल 2006 में अमेरिका के साथ इस तरह की डील की थी। आप यह भी देखिए कि ओमान के साथ पीएम मोदी ने जो डील की उसमें भारत के किसान और छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए इस डील से कुछ सेक्टर्स को बाहर रखा गया। इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, डेयरी आइटम्स, गोल्ड, सिल्वर, फुटवेयर, खेल का सामान सब शामिल है कि भाई इसमें नहीं घुसिए आप। यह हमारे लिए भी जरूरी है और जो खाने पीने की चीजें हैं वो हमारे किसान के लिए जरूरी है। इन सेक्टर्स में कोई ड्यूटी कंसेशन नहीं दिया भारत ने, यानी इन सेक्टर्स में घरेलू उत्पादों को बचाने के लिए इसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर रखा गया और ऐसा भारत ने अपनी शर्तों पर किया, बिना ओमान को कोई कंसेशन दिए हुए। इसके अलावा ओमान ने भारत को मार्बल के मामले में बड़ी छूट दी। एक्सपोर्ट बैन के बावजूद भारतीय कंपनियों को ओमान ने यह छूट दी है कि वो ओमान से मार्बल ब्लॉक्स मंगवाकर खरीद सकते हैं। यानी भारत ने ओमान के साथ अपनी शर्तों पर डील की। जो राहुल गांधी कहते हैं ना कि भाई अरे नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की डील नहीं हो रही या ट्रंप जो अपने हिसाब से चीजें करा ले रहे हैं। भाई ट्रंप हो चाहे ओमान हो, नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से, अपने देश के हित के हिसाब से चलते हैं और इसलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से कोई समझौता नहीं किया। इसी बात पर अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील फंसी हुई। अमेरिका चाहता है पीएम मोदी बिना कोई इंपोर्ट ड्यूटी लगाए अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भारत में बिकने दें, लेकिन अगर ऐसा होगा तो हमारे किसानों को नुकसान होगा और इसीलिए पीएम मोदी अड़े हुए हैं कि ना, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, आगे की बात करो। ओमान के साथ डील में भी पीएम मोदी ने यह बता दिया कि भारत अपनी शर्तों पर डील करता है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाकर सोच रहे थे कि वो भारत का बड़ा नुकसान कर देंगे, लेकिन अमेरिकी मार्केट की भरपाई के लिए पीएम मोदी लगातार दूसरे देशों से ताबड़तोड़ डील कर रहे हैं। अभी न्यूजीलैंड, यूरोपीय यूनियन, चिली, पेरू, इजराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात चल रही। ओमान से हो ही गया, यूके से हो ही गया। यानी जितना अपना मार्केट खोलना है खोल लो। तो वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में एक कहावत है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ट्रंप ने जो किया हमारा नुकसान तो नहीं किया, हमारे मार्केट और फैला दिए, हमारे व्यापारियों का और फायदा करा दिया कि जाओ ये भी मार्केट है वो भी मार्केट है। ओमान के साथ हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में पहली बार भारत की पारंपरिक दवाओं को भी शामिल किया गया। इससे भारत में जो पारंपरिक दवाओं से जुड़े आयुष प्रोडक्ट्स हैं उसकी पहुंच गल्फ देशों तक बढ़ेगी। यह पहली बार है कि जब भारत की ट्रेडिशनल मेडिसिन को व्यापारिक समझौते में शामिल किया गया है। इधर पीएम मोदी मुस्लिम देशों के साथ बड़ी बड़ी डील निपटा रहे हैं, उधर पाकिस्तान का मुनीर ट्रंप और मुस्लिम देशों के बीच फंस गया है। ट्रंप की चापलूसी के चक्कर में मुनीर ऐसा फंसा है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति को हां बोला तो पाकिस्तान में गृह युद्ध हो सकता है, अगर अमेरिका को ना बोला तो ट्रंप जो है वो छोड़ेंगे नहीं। इसलिए खबर है कि जल्दी ही मुनीर भागा भागा अमेरिका जा सकता है राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के चक्कर में और मुस्लिम देशों का रहनुमा बनने के चक्कर में पाकिस्तान ट्रंप के गाजा पीस प्रोसेस का हिस्सा तो बन गया, लेकिन इससे मुनीर ने खुद को फंसा लिया, क्योंकि 2 साल की लड़ाई में इजराइल ने गाजा को खंडर बना के छोड़ दिया है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए एक 20 पॉइंट का पीस प्लान तैयार किया। इस प्लान के मुताबिक मुस्लिम देशों के सैनिकों को गाजा भेजने का प्रस्ताव है और इन देशों में पाकिस्तान भी शामिल है। ऐसी खबरें हैं कि कुछ हफ्तों में मुनीर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने फिर अमेरिका जा सकता है। यह 6 महीने में दोनों की तीसरी मुलाकात होगी। वैसे तो ट्रंप से मिलना मुनीर के लिए किसी लॉटरी लगने जैसा ही है,
लेकिन इस बार की मुलाकात में मुनीर बुरी तरह फंस जाएगा, क्योंकि ऐसी संभावना है कि इस मुलाकात में गाजा पर बात हो सकती है। संभव है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में मुनीर को गाजा में पाकिस्तान की फौज भेजने के लिए कह दिया जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे तो मुनीर कैसे इनकार कर सकता है? मुनीर को भी अपनी सेना गाजा में भेजनी पड़ेगी, लेकिन इससे मुनीर कैसे फंस जाएगा उसका ट्रेलर देखिए। ये तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं है। इसी साल अक्टूबर में लाहौर से लेकर मुरीदके तक भयंकर बवाल हो चुका है। पाकिस्तान में कट्टरपंथी लब्बैक वाली जमात ने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। पाकिस्तान के फौजी ठिकानों पर आग लगा दी थी। इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक जबरदस्त कोहराम मचा था। आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान में एक बार फिर ऐसा ही होगा। ऐसा क्या, इससे भी भीषण बवाल हो सकता है कहा जा रहा है। और अगर पाकिस्तान की फौज गाजा में पहुंचती है तो पाकिस्तान में गृह युद्ध तय माना जा रहा है। अगर पाकिस्तान फौज भेजने से इंकार करता है तो अमेरिका पाकिस्तान को फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। पाकिस्तान को अमेरिका से मिलने वाली हर मदद पर ट्रंप ताला लगा सकते हैं। सुनिए कैसे पाकिस्तान में एक्सपर्ट भी मुनीर पर भड़के हुए हैं। फिर आपको बताता हूं कि पीएम मोदी जो मुस्लिम देश गए हैं उससे भी पाकिस्तान क्यों तनाव में। यानी मुनीर अपनी ही चाल में फंस गया है। ऐसी ही गलती मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी की थी। भारत से युद्ध में हारने के बाद भी उसकी अकल ठिकाने नहीं आई। और अब देखिए नरेंद्र मोदी जिस तरीके से मुस्लिम देशों में जा रहे हैं, वहां से शानदार रिलेशनशिप बन रही है। पाकिस्तान को तो यही भरोसा रहता है ना कि कुछ होगा तो यही मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर ये मुस्लिम देश बचाने आएंगे। नरेंद्र मोदी का ये दौरा, उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, क्योंकि कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 कभी भी हो सकता है। ऐसे में मुस्लिम देशों में भी भारत का इस तरह से कनेक्ट बढ़ाना, उनसे ये दोस्ती दिखना, पाकिस्तान को मैसेज है कि इस बार कोई बचाने नहीं आएगा। और अब तो पाकिस्तान के सैनिक अगर गाजा चले गए तो जब यहां सैनिक थे तभी कुछ नहीं कर पाए, जब सैनिक और कम हो जाएंगे तो सोचिए क्या होगी हालत पाकिस्तान की। लेकिन यह सुधरने वाला देश है। भारत से युद्ध में हारने के बाद भी शहबाज शरीफ और मुनीर पाकिस्तान की फर्जी जीत का जश्न मना रहे थे, लेकिन अब यही फर्जी जश्न पाकिस्तान के लिए गले की फांस बन गया। शहबाज शरीफ कितना झूठा आदमी है, मैं आपको उसका सबूत देता हूं। उसकी फर्जी कहानी के आंकड़े आपस में टकरा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने फिर दावा कर दिया है कि पाकिस्तान से संघर्ष में उसने भारत के 6 लड़ाकू विमान गिराए थे। इससे पहले यूएन में बोला था कि 7 गिराए थे। संसद में बोला था कि 5 भारत के विमान गिराए थे, भारत के 5 विमान गिराए थे। अब पहले तो उक्का बुक्का 3 तड़ोक्का करके तय कर लो कि 5 गिराए हो कि 6 गिराए हो कि 7 गिराए हो। कितना गिराए हो पहले तय तो करो। झूठ बोलने के साथ देखिए दिक्कत ये याद नहीं रहता है। तो कभी बोल रहा है 5 विमान गिराए भारत के, कभी कह रहा 6, कभी 7। देखिए क्या हालत हो गई इसकी। भाई जब झूठ ही बोलना है तो 5, 6, 7 क्या करो, 25, 30 बोल दो। उसमें इतना कंजूसी क्या करो, झूठ में भी कंजूसी। और तुम्हारे यहां की पब्लिक भी वैसे ही है, दिमाग से पैदल, उस मान ही लेगी, ताली मारी देगी। तो 25 बोलो, सीधा एक काम करो, नक्की करो 25 पे बोलोगे। 25 विमान भारत के गिरा दिए। इधर मुनीर फंसा हुआ है, उधर पीएम मोदी पाकिस्तान को फोड़ने के लिए लगातार तैयारी तेज कर रहे हैं। बॉर्डर पर भारतीय सेना अपनी तैयारियों को और धार दे रही है। आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में एक खास ट्रेन से सेना के टैंक और आर्मी ट्रक जो है वो कश्मीर लाए गए हैं। सेना ने बताया कि ट्रेन के जरिए टैंक, तोप सफलतापूर्वक अनंतनाग तक लाए गए हैं। यह सेना के लिए एक अहम लॉजिस्टिक उपलब्धि है। घाटी तक आसानी से ये पहुंच पा रहे हैं। तो जो लोग पूछते थे कि अरे वहां घाटी में इतने सालों बाद रेलवे लाइन बन गई तो क्या हुआ, ये हुआ बॉस। और हमने आपको तब भी कहा था कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी, क्योंकि अब ट्रेन से एकदम खटाखट मामला पहुंच रहा है। अब ये क्यों पहुंच रहा है ये तो मुनीर भी समझ रहा होगा। भारत से भिड़कर पाकिस्तान का जो हाल हो रहा है वो तो दुनिया देख रही है, लेकिन इससे बांग्लादेश की अकल ठिकाने नहीं लग रही। बांग्लादेश कुछ न सीख रहा। बांग्लादेश में एंटी इंडिया नैरेटिव अभी खतरनाक होता जा रहा है। लगातार 2 दिन से बांग्लादेश की सड़कों पर भारत के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन इतने उग्र हो गए कि बांग्लादेश में इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर पर ताला लगाना पड़ा। बुधवार को तो उग्र भीड़ ढाका में भारतीय उच्चायोग की तरफ मार्च करने लगी। पुलिस ने बैरिकेड लगाए तो ये उग्र भीड़ जो है वो बैरिकेड तोड़ने लगी। देखिए कैसा वहां ढाका में तमाशा हो रहा है। कल ढाका में प्रदर्शन हुआ, अब यह उग्र प्रदर्शन बांग्लादेश के बाकी शहरों में फैल रहा है। बांग्लादेश के राजशाही में भारतीय सहायक उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन हुआ। पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने में मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि इस्लामी कट्टरपंथियों ने हमले की धमकी दी। भारत के खिलाफ यह प्रदर्शन जुलाई ओइकिया यानी जुलाई एकता के बैनर के तले हो रहा है। मार्च में एंटी इंडिया नारे लगाए गए। शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपने की मांग की गई।
इससे एक दिन पहले बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता हसनत अब्दुल्ला ने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को अलग थलग करने की धमकी दी थी। जब बांग्लादेश में हालात बेकाबू हो गए तो भारत ने बांग्लादेश की क्लास भी लगाई। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्लाह को समन किया। भारतीय उच्चायोग के बाहर हुए उग्र प्रदर्शन को लेकर बांग्लादेश से कड़ा विरोध जताया गया। भारत ने कहा कि वो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से यह उम्मीद करते हैं कि वो कूटनीति की मर्यादाओं को ध्यान रखकर सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। यानी पाकिस्तान तो है ही, इधर धीरे धीरे थोड़ा बांग्लादेश के कट्टरपंथी भी उछल रहे हैं। नीतीश का बुर्का कांड, जावेद अख्तर ने क्या कहा जो कट्टरपंथी हजम नहीं कर पाएंगे, अब आपको यह दिखाता हूं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बुर्का कांड पर 2 दिन से भयंकर बवाल मचा हुआ है, लेकिन अब यह बवाल पाकिस्तान पहुंच गया है। नीतीश कुमार का जो वीडियो वायरल हो रहा है और उस पर जो बहस हो रही है, उससे पाकिस्तान को आग लगी हुई। आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे पाकिस्तान इसमें कूद गया। भाई तेरा क्या लेना देना, अपने यहां का देखो मामला। और पाकिस्तान से किसने जान से मारने की धमकी दे दी। इधर देश में इस मामले में जबरदस्त राजनीति हो रही है। नीतीश कुमार पर हमले हो रहे हैं, नीतीश कुमार से माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं, और इन सब के बीच विपक्षी नेताओं से लेकर मौलाना तक नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। लेकिन बॉलीवुड के लेखक जावेद अख्तर ने ऐसी क्या बात कही जिसे कट्टरपंथी हजम नहीं कर पाएंगे, आज आपको वो भी दिखाऊंगा। जिस महिला डॉक्टर का बुर्का उठाने की कोशिश हुई थी, वो अब क्या कह रही हैं, कहां है, इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन यह बुर्का कांड कितना बड़ा होता जा रहा है। भारत में हंगामा, पाकिस्तान वहां अलग उछल रहा है, नीतीश कुमार क्या माफी मांगेंगे, क्या हो रहा है, पहले एक ट्रेलर देखिए। इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बने। ये किसी को धर्म से नहीं लेना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ शरिया कानून है। जितनी भी निंदा की जाए कम है। इनको अपने संवैधानिक पद से फौरन इस्तीफा देना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं और खवातीन का फंडामेंटल राइट के साथ साथ ये हमारा मजहबी हक भी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हिजाब पहनी महिला डॉक्टर के साथ जो किया, उस पर देश में तो बवाल मचाई है। लेकिन पहले देखिए कि कैसे पाकिस्तान अब इस मामले में कूद पड़ा है। वो पाकिस्तान जहां अल्पसंख्यक हर समय डर के साए में रहते हैं, जहां हिंदू बच्चियों को उनके माता पिता के सामने से अगवा कर लिया जाता है, अभी हाल में भी हुआ है, जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है, वो पाकिस्तान अब भारत में अल्पसंख्यकों के नाम पर हल्ला मचा रहा है। पाकिस्तान का एक गैंगस्टर है शहजाद भट्टी, जो खुद को डॉन बताता है। शहजाद भट्टी ने नीतीश कुमार को धमकी दी है कि अभी समय है, माफी मांग लो, नहीं तो बाद में चीखना चिल्लाना मत। सुनिए पाकिस्तानी डॉन क्या कह रहा है। भारत के मामलों में पाकिस्तान बेवजह बयानबाजी करता ही रहता है। बुर्का विवाद पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कह दिया कि बिहार में एक मुस्लिम महिला के साथ बदसलूकी की शर्मनाक घटना निंदनीय और परेशान करने वाली। ऐसी घटनाएं दिखाती हैं कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और इस्लामोफोबिया रोकने की कितनी जरूरत है। महिलाओं और धार्मिक मान्यताओं का सम्मान हर समाज में मौलिक और गैर समझौतावादी सिद्धांत बना रहना चाहिए। यह उस पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान है जहां दिन दहाड़े अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते रहते हैं। यह गजब नहीं है? पाकिस्तानी डॉन की धमकी के बाद नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी हो रही है। सूत्रों का दावा है कि पुलिस मुख्यालय सीएम की सुरक्षा बढ़ाने पर विचार कर रहा है। हिजाब मामले में नीतीश कुमार को धमकियां मिली हैं। नीतीश कुमार के पास पहले से 3 लेयर की सिक्योरिटी है। नीतीश कुमार को लेकर यह पूरा विवाद 15 दिसंबर का है। सीएम नीतीश कुमार आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। इस दौरान नीतीश कुमार ने एक महिला डॉक्टर नुसरत को पहले तो नियुक्ति पत्र दिया, इसके बाद उसे देखने लगे। महिला भी मुख्यमंत्री को देखकर मुस्कुराई। सीएम ने हिजाब की ओर इशारा करते हुए पूछा कि यह क्या है जी? महिला ने जवाब दिया, हिजाब है सर। सीएम ने कहा कि इसे हटाइए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद अपने हाथ से महिला का हिजाब हटा दिया। इसी को लेकर विवाद हो गया। इंडी गठबंधन ने भी नीतीश कुमार से सवाल पूछे। उमर अब्दुल्ला से लेकर अखिलेश यादव तक नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। एक बार सुनिए इंडी गठबंधन क्या कह रहा है। एक मर्द ये करे, ये कहीं पे भी जायज नहीं है। और अगर चीफ मिनिस्टर साहब उनको ऑर्डर नहीं देना चाहते थे तो उनको एक साइड पे रखते, लेकिन सबके सामने इस तरह उनको जलील करना ये बहुत गलत बात है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है नीतीश कुमार साहब, जिनको पहले एक सेक्युलर लीडर और एक समझदार लीडर के तौर पे समझा जा रहा था, शायद अब उनकी असलियत जो है वो सामने आ रही है। बहुत दुखद घटना है और दुनिया में इसकी निंदा हुई है। केवल भारत में ही नहीं
दुनिया में निंदा हुई है। ऐसा व्यवहार किसी को नहीं करना चाहिए। और जहां तक दूसरे व्यक्ति का नाम ले रहे हो, उसको तो मुख्यमंत्री जी ने कहा होगा, जाओ ये कही जाके। देखिए, एक चीज तो बहुत क्लियर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अपनी सोच जो भी रही हो कि वो देखना चाह रहे हैं कि भाई जिसका नियुक्ति पत्र है वही महिला है या नहीं है, जो भी है, लेकिन उसका एक कायदा होता है। इसको थोड़ी देर के लिए हिंदू मुसलमान से अलग करके देखिए, बुर्का और जो पर्दा प्रथा है उससे अलग करके देखिए, घूंघट से अलग करके देखिए। किसी के घर की महिला के साथ क्या कोई पुरुष ऐसा कर सकता है, चाहे वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो? नीतीश कुमार ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आप खींच दिए? आपको लग रहा है कि भाई आपको चेहरा देखना है कि वही लड़की है, वही महिला है, नहीं है, आप बोलते मैं नहीं दूंगा नियुक्ति पत्र, आप बुर्का हटा के आइए। लेकिन आप किसी का बुर्का पकड़ के कैसे खींच दीजिएगा बॉस? और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने, हालांकि इस पूरे मामले में नीतीश कुमार का कुछ नेताओं ने बीजेपी के समर्थन कर दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने जो किया सही किया है। भारत इस्लामिक देश नहीं है। अगर कोई जॉब लेटर ले रहा है तो क्या चेहरा नहीं दिखाएगा? चेहरा दिखाएगा, लेकिन चेहरा देखने का यह तरीका है क्या गिरिराज सिंह जी? यह तरीका है क्या कि आप किसी का चेहरे पर से नकाब खींच दीजिएगा, खुद हाथ लगा दीजिएगा? पप्पू यादव ने भी नीतीश कुमार का बचाव किया है। पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार का भाव एक अभिभावक का था। इन दोनों को सुनिए, फिर बताऊंगा जिसका बुर्का हटाया गया है वो महिला क्या कह रही है। देखिए, नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा हो या जा रही है, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। नहीं, हिजाब नहीं हटाया यार, क्या बोलते रहते। वो ठीक है, वो बाप बेटी के तरह उन्होंने कहा, अरे इसको खोलिए। ठीक है, वो बच्ची और बाप का जो रिश्ता होता है, नीतीश कुमार जी का जो एक भाव था या है उस रूप में थी। हाँ ठीक है, हिजाब हटाना हम इसको बहुत सही नहीं मानते। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि भाई कई जगह पर आपको चेहरा दिखाना पड़ता है, एयरपोर्ट पे जाइए, कहीं एग्जाम देने जाइए। बिल्कुल सही बात, चेहरा देखना चाहिए आपको नियुक्ति पत्र देने के पहले। लेकिन क्या आप वोट देने जाते हैं, आप जाते हैं एयरपोर्ट पर, तो क्या महिला का चेहरा जो है वो ऐसे खींच के पुरुष ऑफिसर देखता है क्या, कि उसके लिए महिला कांस्टेबल या महिला अधिकारी होते हैं? सवाल नीतीश कुमार जी ने जो किया उसको लेकर है कि बतौर मुख्यमंत्री, बतौर पुरुष वो कैसे ऐसे कर सकते हैं। चेहरा दिखाना चाहिए था या नहीं, ये प्रश्न नहीं पूछा जा रहा, लेकिन नीतीश कुमार को ऐसा करना चाहिए था या नहीं एक महिला के साथ, ये प्रश्न है। नीतीश कुमार के मुस्लिम महिला का बुर्का उठाने पर हो रहे विवाद पर बॉलीवुड गीतकार और लेखक जावेद अख्तर भी कूद पड़े। जावेद अख्तर ने कहा कि जो भी मुझे जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि मैं पर्दे की परंपरा के कितना खिलाफ हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि नीतीश कुमार जी एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के साथ जो वो कर रहे थे वो मैं स्वीकार कर लूंगा। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। नीतीश कुमार उस महिला से बिना शर्त माफी मांगे, यही बात कही जा रही है। जावेद अख्तर नीतीश कुमार से माफी मांगने की बात कर रहे हैं। इस बीच लोगों ने उनका एक पुराना वीडियो उठाकर वायरल कर दिया, जिसमें जावेद अख्तर हिजाब और बुर्के के बारे में जो कह रहे हैं वो कट्टरपंथी हजम नहीं कर पाएंगे। सुनिए एक बार। नीतीश कुमार ने सही किया या गलत, इस पर पॉलिटिक्स अपनी जगह है। कुछ इसे सही बता रहे हैं, कुछ गलत बता रहे हैं। वहीं जिस महिला डॉक्टर का बुर्का हटाने की कोशिश नीतीश कुमार ने की थी, उसके परिवार वाले अलग ही बात कह रहे हैं। महिला डॉक्टर का नाम नुसरत परवीन है। विवाद के बाद उनके भाई ने कहा कि मेरी बहन ने नौकरी नहीं करने का इरादा कर लिया है। हालांकि हम उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गलती दूसरे की है तो उन्हें बुरा क्यों लगना चाहिए, किसी और की वजह से नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। कहा जा रहा है कि महिला डॉक्टर नुसरत अपने परिवार के पास कोलकाता चली गई हैं। वहीं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का कहना है कि उनके पास इसकी कोई जानकारी नहीं कि महिला डॉक्टर ने बिहार में नौकरी करने से मना कर दिया है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार इस तरह के विवाद में नहीं फंसे हैं। चाहे विधानसभा में बर्थ कंट्रोल पर बयान हो या फिर रैलियों में अजीब अजीब बातें करना हो, नीतीश कुमार अक्सर विरोधियों के निशाने पर रहते हैं। इस बार भी नीतीश कुमार ऐसे ही विवाद में गिर गए। यहां एक बात यह भी है कि बिना किसी की इजाजत उसके कपड़े को नहीं छूना चाहिए, ना ही उसे हटाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर नीतीश कुमार को बुर्का हटाना था तो वो उस महिला डॉक्टर से कहते कि भाई आप चेहरा दिखाओ, तभी मैं आपको अपॉइंटमेंट लेटर दूंगा। खुद हटाने की क्या जरूरत? हालांकि एक बात यह भी है कि जिस कॉलेज से नुसरत परवीन पढ़ी हैं, उसी कॉलेज की महिलाएं नीतीश कुमार का बचाव कर रही हैं। सुनिए एक बार। तो वो चाहते थे कि अगर मैं किसी को अवार्ड दे रहा हूँ या कुछ भी दे रहा हूँ तो देखना चाहते हैं कि उसके अंदर कितनी खुशी है। उन्होंने बहुत काम किए मुस्लिम महिलाओं को लेकर के, और बिहार के खासकर बिहार की महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। नीतीश कुमार जी ने जो मतलब वो वहाँ पे जो हुआ है ऐसा कुछ नहीं था, इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि वो हमारे पिता जैसे, जिनके साथ ये हुआ है वो पिता जैसे हैं, तो उनको उसी तरह से सोचना चाहिए। उनकी सोच महिलाओं की तरफ बहुत अच्छी है। वो उनको चेहरे पे खुशी देखना चाहते थे, इसलिए हिजाब उन्होंने हटाया। ऐसा नहीं है, उनका इंटेंशन इस तरीके का नहीं था। उनको ये लगा कि जिसको मैं दे रहा हूँ क्या उनका खुशी किस लहजे में आ रही है। उनको हम लोग गार्जियन टाइप से देखना चाहते हैं और देखते भी हैं, इसलिए कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। 30% आपको आरक्षण दिया है बिहार में, और प्लस क्या कहते हैं दरोगा में, हर चीज में वो चाहते कि महिला आगे रहे। एक लाइन में कहिए तो पूरा मामला इंटेंशन और एक्शन का है। इंटेंशन सही था, एक्शन गलत हो गया, और दोनों का सही होना बहुत जरूरी है बॉस। इंटेंशन चूंकि मन में है, एक्शन दिखता है। दोनों सेट नहीं हुआ, दोनों में कम्युनिकेशन नहीं हुआ, दोनों साथ में एक जैसे नहीं दिखे, तो यही होता है जो नीतीश कुमार के साथ हो रहा है। उनके लिए अच्छी बात यह है कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं उनके बाकी काम और उनकी उम्र को देखकर अभी भी सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि ऐसे विवाद ना हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कोई पाकिस्तान तो बैठा ही है ये बताने के लिए कि देखो मुसलमानों के साथ भारत में क्या हो रहा है। पाठशाला में अगली क्लास। दनादन टकराती गाड़ियां, कहीं बर्फ में फिसलती कार, बर्फ, कोहरा और सड़क पर कोहराम का चैप्टर। 14,000 मरे, हजारों घायल। ठंड आते सड़क पर घूमती मौत से कैसे बचना है, अब इसके बारे में आपको बताता हूं। कोहरे की वजह से ट्रेन लेट होने लगी, फ्लाइट्स कैंसिल होनी शुरू हो गई, लेकिन सबसे ज्यादा मार हमेशा की तरह सड़क पर पड़ रही है। इस बार तो ठंड के मौसम में पहली बार आए कोहरे ने ही जानलेवा तेवर दिखाने शुरू कर दिए। ये देखिए कैसे दनादन गाड़ियां टकराती जा रही हैं। 4 दिन हुए हैं कोहरे की शुरुआत हुए, और इस वजह से अलग अलग हादसों में 110 गाड़ियां टकरा चुकी हैं। इन हादसों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है बॉस। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं कि अरे गाड़ी टकरा गई, 30 लोग मर गए हैं 4 दिन में। और ऐसा नहीं कि हर साल सिर्फ भारत में कोहरा सड़क यात्रा पर निकले लोगों के लिए जानलेवा साबित होता है। हर साल कोहरे और बर्फ या जमा देने वाली ठंड की वजह से गाड़ियां आपस में ऐसे टकराती हैं और फिसलती हैं। इसकी वजह से होने वाले हादसों में हजारों लोगों की जान गई है। आज पाठशाला में बर्फ और कोहरे की वजह से हर साल सड़क पर मचने वाले कोहराम की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। कैसे ये सब फिर शुरू हो गया आपको दिखाऊंगा। भारत से लेकर विदेश तक में यही हो रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा, और कौन से जरूरी सेफ्टी टिप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले जो हो रहा है उसकी एक झलक देखिए। कोहरे की वजह से हर साल दुनिया के अलग अलग देशों की सड़कों पर कैसा कोहराम मचता है, इसकी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। पहले अपने देश में भारत में इस साल कैसे कहर बरपा रहा है कोहरा, उसकी तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की हैं, जहां कोहरे की वजह से पहले एक तेज रफ्तार कार सड़क पर खड़े ट्रक से टकराई। ये देखिए, कोहरे की वजह से हुए हादसे से एक्सप्रेसवे पर अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी अपनी गाड़ियों से बाहर निकलकर चीखने चिल्लाने लगे। पीछे से आ रही गाड़ियों को भी रोकने की जरूरत है, क्योंकि भाई उसको थोड़ी पता आगे एक्सीडेंट हो रखा है, वो अपना आ रहा है, और आप वहां से गाड़ी से निकल के अभी चीख ही रहे हैं कि मुझे चोट लगी, पता चला कोई चढ़ता चला जाएगा। अब इस साल कोहरे की वजह से अब तक हुए सबसे भीषण हादसे की तस्वीर देखिए। यह हादसा 15 दिसंबर को यूपी में मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ, जहां घने कोहरे की वजह से एक्सप्रेसवे से गुजर रही 8 बसेस और 2 छोटी गाड़ियों की एक एक करके टक्कर हो गई। टक्कर के बाद सभी गाड़ियों में आग लग गई। इस हादसे में 19 लोगों की जान गई, 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। ऐसा नहीं है कि कोहरा सिर्फ एक देश की टेंशन, दुनिया के तमाम देशों की सड़कों पर हर साल कोहरा कहर बनकर टूटता है। ये तस्वीरें अमेरिका के मिनेसोटा की हैं, जहां कोहरे की वजह से एक के बाद एक कई गाड़ियां टकराती चली गई। अब देखिए विदेश में भी हो रहा है। तस्वीरों में तो एक एक करके 6 गाड़ियां
टकराती भी दिख रही है। खाली अमेरिका और भारत का मामला नहीं है। चीन के ज़ेंगझोउ में कोहरे की वजह से हुए हादसे की वायरल तस्वीर देखिए। भारत में पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो कोहरे की वजह से होने वाले हादसों की संख्या एक साल में करीब 6000 बढ़ गई है। साल 2021 में कोहरे की वजह से 28,934 हादसे हुए। साल 2022 में कोहरे की वजह से हादसे बढ़कर 34,262 हो गए, यानी एक साल में 18% से ज्यादा की बढ़ोतरी। साल 2021 में कोहरे की वजह से हुए हादसों में 13,372 लोगों की जान गई थी, 13,372, और 25,000 तो खाली घायल हुए। वहीं साल 2022 में कोहरे की वजह से हुए हादसों में करीब 14,500 लोगों की जान चली गई और 30,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। यानी ये कोई मामूली एक आधी घटना नहीं है बॉस, पूरे ठंड में हजारों लोगों की जान चली जाती है। मैदानी इलाकों में कोहरे और ओस का डबल अटैक लोगों की जान पर आफत बनता है, तो पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद गिरने वाला पाला लोगों की मुश्किलें बढ़ा देता है। अब आप इस तस्वीर को देखिए। कुछ लोग मिलकर ढलान वाली सड़क पर फिसल रही गाड़ी को संभालने की कोशिश करते दिख रहे हैं, लेकिन बर्फबारी के बाद पाला पड़ने की वजह से फिसलन इतनी बढ़ गई है कि गाड़ी फिसलते हुए नीचे की तरफ पहुंच गई है। देखिए वो भाई फिसलते तो चला जा रही है गाड़ी, जो खड़ी है वो करी है मुझसे मत टकराना, मैं फिसल जाऊं। कुछ दूरी तक पहुंचने के बाद सामने से आ रही जीप फिसलते हुए इस कार से जाकर टकरा गई, वो अलग सरकना शुरू। भारत ही नहीं पूरी दुनिया में हर साल जानलेवा सड़क हादसे होते हैं। आने वाले दिनों में उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में घना कोहरा फैलने का अनुमान है, जो जनवरी और फरवरी में जारी रह सकता है। ऐसे में अगर आप भी कार ड्राइव करके कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको सेफ्टी पर बहुत ध्यान रखना है, और उसके लिए क्या करना है वो देख लीजिए। पहला, स्पीड और लेन। कोहरे के दौरान तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने से बचिए। स्पीड इतनी होनी चाहिए कि हाईवेज पर सामने वाली गाड़ी और सिंगल लेन होने पर सामने से आने वाली गाड़ी नजर आती रहे। बहुत जरूरी होने पर ही लेन बदलिए। बार बार लेन बदलने से पीछे से आने वाली गाड़ी से भी टक्कर होने का खतरा बढ़ जाता है। और स्पीड इतनी रखिए कि कुछ अगर हादसा दिखे तो कम से कम रुकने की गुंजाइश रहे। दूसरा है फॉग लैंप। फॉग लैंप का इस्तेमाल जरूर कीजिए, इससे कोहरे के दौरान विजिबिलिटी बढ़ती है। गाड़ी में हेडलाइट के ठीक नीचे लगे होते हैं। अगर आपकी कार में यह फीचर नहीं है तो बाहर से भी फॉग लैंप लगवा सकते हैं। फॉग लैंप नॉर्मल हेडलाइट की तरह ऊपर नहीं चमकते, बल्कि नीचे की तरफ तेज और फोकस्ड लाइट देते हैं। इससे सड़क का नजदीकी हिस्सा साफ दिखाई देता है और कोहरे में रोशनी उल्टा रिफ्लेक्ट होकर आंखों में चुभती नहीं। तीसरा, लो बीम हाई बीम। इसका ध्यान रखना है। घना कोहरा होने पर गाड़ी को हाई बीम पर चलाना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि हाई बीम पर लाइट फैल जाती है और इसके कोहरे से रिफ्लेक्ट होने की वजह से कुछ नजर नहीं आता। इसलिए कोहरे में गाड़ी हमेशा लो बीम पर चलाइए। लो बीम पर हेडलाइट से नजदीकी एरिया ज्यादा बेहतर नजर आता है। चौथा है डीफॉगर। ठंड के मौसम में कार के केबिन और बाहर के तापमान में अंतर होने से शीशों पर धुंध जमने लगती है, जिससे कोहरे में कार चलाने में मुश्किल और बढ़ जाती है। ऐसे में डीफॉगर ऑन रखना चाहिए, इससे कार की विंडशील्ड पर धुंध नहीं जमती। पांचवा है इमरजेंसी इंडिकेटर। अक्सर कोहरे में गाड़ी चलाते समय लोग इमरजेंसी इंडिकेटर ऑन कर देते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि गाड़ी मोड़ते वक्त आप दूसरों को सिग्नल नहीं दे पाते। ऐसे में पीछे या आगे से आ रही गाड़ी से टक्कर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए कोहरे में इमरजेंसी इंडिकेटर की जगह हेडलाइट का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर है। पाठशाला में अगला चैप्टर, नकली चना, नकली अंडा, नकली दाल चावल। आप जो नकली खा रहे हैं उसकी लिस्ट आ गई। आपने किचन में नकली सामान की भरमार रखी, ऊपर से दवाई भी नकली आ गई, तो यह रिपोर्ट देखकर आपको शौक ही तो लगेगा। देखिए जरा, आजकल खाने पीने वाली हर चीज में ऐसी मिलावट होने लगी है कि देखकर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि भाई अब क्या ही खाएगा आदमी। हालत ऐसी हो गई कि बिना मिलावट का सामान नहीं मिल रहा, मिल जाए तो किस्मत समझिए। दूध, पनीर, मक्खन, घी को तो छोड़ ही दीजिए। हालत यह है कि मार्केट में भाई मिलावटी चना आ गया है और मिलावटी अंडा मिल रहा है। नकली दाल चावल धड़ल्ले से बिक रहा है। अब तो सड़ी हुई मिठाई और उससे बचाने वाली दवा भी नकली आ रही है। आपसे ब्रांड के नाम पर ज्यादा पैसे भी वसूले जा रहे हैं और आपकी सेहत से खिलवाड़ भी हो रहा है। चने तक में केमिकल वाला रंग मिलाया जा रहा है। आप जो ये खा रहे हैं चना के, अरे बाप रे, प्रोटीन दे रहा है, जहर है वो। अंडों में कैंसर वाला केमिकल होने के दावे किए जा रहे हैं, जांच चल रही है। कहीं मिठाई में कीड़े मिल रहे हैं, कहीं दवाई में मिलावट पकड़ी जा रही है। आज आपको सावधान करने वाली एक एक खबर बताऊंगा। सेहत बनाने के लिए अगर आप भी भुने हुए चने को खाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि चमकते हुए पीले चनों में केमिकल वाला रंग चढ़ाया जा रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब गोरखपुर में फूड एंड सेफ्टी विभाग ने छापा मारा। गोदाम में 30 टन भुना हुआ चना पैक किया जा रहा था, जिसे केमिकल से रंगा गया था। यह देखिए, यह वही केमिकल है जो कपड़े रंगने के काम आता है। अगर किसी के शरीर में चला जाए तो जान जा सकती है, लेकिन पीले चने की डिमांड के चक्कर में सेहत से खिलवाड़ हो रहा था। ये देखिए कैसे रंग रहे हैं लोग।
कैसे लोग हैं भाई, मुझे नहीं समझ में आता कि तुम पैसा कमाने के लिए किसी को मार दोगे क्या जी। ये चना रंग रहे हैं ये लोग। खाद्य विभाग ने जब इन चनों की जांच की तो वो भी हैरान रह गए। जो लोग मिलावट कर रहे हैं वो इन चनों को कपड़ा और चमड़ा रंगने वाले ऑरामाइन केमिकल से रंग रहे हैं। ऑरामाइन केमिकल से इंसान का लिवर और किडनी खराब हो सकती है। इंसान के डीएनए में परिवर्तन से कैंसर का खतरा होता है। मुनाफाखोरी के चक्कर में लोगों की जान से खिलवाड़ धड़ल्ले से हो रहा है, लेकिन कुछ लोग चंद रुपयों के लिए मर्डर करने से भी नहीं चूक रहे। गाजियाबाद से आज ऐसी ही खबर आई जिसने हाई राइज सोसाइटीज में रहने वालों को हिलाकर रख दिया। एक किराएदार पति पत्नी ने अपनी मकान मालकिन को ऐसी मौत दी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। मकान मालकिन का जुर्म बस इतना था कि उसने 6 महीने का बकाया किराया मांग लिया। पति पत्नी ने पहले अपने फ्लैट की महिला ओनर को घर पर बुलाया, उसके बाद उसका मर्डर कर दिया। फिर डेड बॉडी को सूटकेस में काट काट के भर दिया। डेड बॉडी को ठिकाने लगाने से पहले उनका राज खुल गया। आप भी सुनिए, जब दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया तो वहां खड़े लोग कैसे हैरान रह गए। बताइए, मकान मालकिन किराया मांगने उसको मार दिया, कह रहा है कि मेरे पे हाथ मत उठाना। तुमको हाथ उठाने पे दर्द हो रहा है, दूसरे को मार दिए। क्या ही लोग हैं भाई। और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट, सोचा है कभी, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। आपने नटराज की मूर्ति जरूर देखी हो, कई लोग घर में भी रखते हैं, लेकिन सोचा है कभी कि भगवान नटराज की मूर्ति में उनके पैरों के नीचे किसे दबा हुआ दिखाया जाता है? आज इसके बारे में आपको बताता हूं। दरअसल नटराज की मूर्ति में भगवान के पैरों के नीचे एक जीव दबा होता है। इस जीव का नाम है अप्समरा। दक्षिण भारत में इस जीव को मुयालका के नाम से भी जाना जाता है। यह एक बौना जीव है जिसके हाव भाव काफी डरावने लगते हैं। अप्समरा जीव दरअसल आधा इंसान आधी परछाई है। मान्यताओं के मुताबिक सदियों पहले साधु सन्यासियों में ज्ञान और ताकत का अहंकार आ गया था। उनके पूजा पाठ उनके लिए हथियार बन गए। एक बार उनके हवन से अजीबोगरीब जीव निकलने लगे, सांप, दैत्य और आखिर में एक छोटे कद का जीव निकला। यह जीव कोई आम बौना नहीं था, बल्कि उलझन, कंफ्यूजन और अहंकार की वजह से जन्मा था। इसी का नाम अप्समरा पड़ा। यह दुनिया में घूमता और लोगों के अंदर अहंकार और भ्रम पैदा करता। इसकी वजह से बुद्धिमान व्यक्ति भी अपनी समझ और सूझबूझ खो बैठते थे। जब अप्समरा ने साधु सन्यासियों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू किया, तब उनको उसके खतरनाक होने का एहसास हुआ। तब भगवान शिव प्रकट हुए एक नर्तक के रूप में। उन्होंने एक पैर अप्समरा के ऊपर रख दिया जिससे वो दबा रहे, लेकिन वो उसे मारना नहीं चाहते थे, क्योंकि अज्ञानता को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने अप्समरा के ऊपर ही नृत्य करना शुरू कर दिया और उसे कभी उठने ही नहीं दिया। भगवान ने अपने इस नृत्य से दुनिया में सुख शांति और सूझबूझ को स्थापित किया कहा जाता है, और अज्ञानता को अपने पैरों तले दबाए रखा। इसलिए नटराज की मूर्ति में भगवान शिव के पैरों के नीचे दबा अप्समरा अज्ञानता और अहंकार का प्रतीक है, जिसे त्यागे बिना या पैरों के नीचे दबाए बिना आगे बढ़ना मुश्किल है, जीवन में सुख समृद्धि हासिल करना मुश्किल है। तो अब घर में सिर्फ नटराज की मूर्ति मत लगाइएगा, अगली बार उस मूर्ति से क्या संदेश भगवान दे रहे हैं यह भी समझिएगा। अज्ञानता को पैर के नीचे रखना है। आज के लिए